अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम देखेंगे एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड। मीन, मीडियन एंड मॉड के दरमियान क्या रिलेशनशिप है? तो सिंपल अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं तो मीन, मीडियन एंड मॉड, आप देख सकते हैं कि मीडियन जो है मॉड और मीन के दरमियान में एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो एक्सपीरियंस टेल अस दैट यूनिमॉडल कर्व, दिस इज कॉल्ड यूनिमॉडल कर्व। यूनिमॉडल कर्व ऑफ मॉडरेट सीक्वेंस, द मीडियन इज यूजुअली सैंडविच बिटवीन मीन एंड मॉड, यानी कि मीन और मॉड के दरमियान चूंकि ये होता है तो हम इसे कहते हैं कि दिस इज सैंडविच्ड। ठीक है। और इसके रिलेशनशिप को अगर मैं इन इक्वेशन देखूं तो मॉड इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय मीडियन माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय मीन। तो इस तरह से आप अपने रिलेशनशिप को कैलकुलेट कर सकते हैं, एम्पिरिकल रिलेशनशिप को। बस इसमें इतना ही था। प्लॉट, बॉक्स प्लॉट के ऊपर मैं एक अलग सा वीडियो आपको सेंड करूंगी, और रिलेटिव मेरिट्स क्या होते हैं इसके बारे में जितने भी एक्सप्लेनेशन है ये आपने खुद पढ़नी है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो वो मैं आप हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो आज की ये जो हमारा चैप्टर है ये ओवर होता है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन एंड मूवमेंट्स और मूवमेंट्स एंड सीक्वेंसेस। सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास ये जो हमने मीन, मीडियन, मॉड पढ़े हैं, यानी कि इसको एवरेजेस कहते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है और इसको मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, मूवमेंट्स एंड सीक्वेंसेस को हम क्यों पढ़ने लगे। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहिए कि मीन, मीडियन, मॉड को हम क्यों यूज करते हैं। तो जब भी हमें डाटा मिलता है तो हमारा जो डाटा होता है वो काफी मैसिव फॉर्मेट में होता है। अगर वो अनग्रुप्ड में, ग्रुप में हो तब भी और अनग्रुप में हो तब भी। हमारा मेन मकसद स्टैटिस्टिक्स पढ़ने का ये है कि हम अपने डाटा में से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकें, और इसके लिए हमने काफी सारी टेक्निक्स भी पढ़ी, टूल्स एंड टेक्निक्स भी पढ़ी हैं। जिसमें से हमने अभी ऊपर पढ़ी है, अभी जो ऊपर चैप्टर कंप्लीट करवाया उसमें हमने मीन, मीडियन, मॉड, ज्योमेट्रिकल मीन, हार्मोनिक मीन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। अब ये जो हमने सारे के सारे टूल्स एंड मेजर्स हमने पढ़े हैं, इसका यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेजेस, ये वाला जो चैप्टर हमने पढ़ा है, इसमें जो ऑब्जर्वेशन होती है, अगर मेरे पास डाटा स्मॉल हो, एक लिमिटेड लेवल तक हो, तब तो ये हम ऑब्जर्वेशन डाटा के ऊपर ये फॉर्मूलास लगा कर ऑब्जर्वेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। और हमें अपना मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन भी मिल जाता है। बट अगर मेरे पास काफी लार्ज नंबर ऑफ डाटा, मेरे डाटा की क्वांटिटी काफी लार्ज है, यानी कि मेरे पास ऑब्जर्वेशन काफी ज्यादा है, पॉपुलेशन वेरी अबाउट देयर मीन। पॉपुलेशन का मतलब ये है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। इसी तरह एक वर्ड आता है सैंपल, सैंपल का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन में से, पॉपुलेशन में से एक छोटा सा सेट ऑफ डाटा ले लेना, उसे हम कहते हैं सैंपल। ठीक है। तो यानी कि छोटा अगर मेरे पास डाटा है तब तो ठीक है, मैं इनके ऊपर मीन, मीडियन, मॉड लगा सकता हूँ। अगर मेरे पास लार्ज ग्रुप ऑफ डाटा है तो उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन ये वाली लगाना काफी डिफिकल्ट है। अगर मैं लगा भी दूंगी तो मेरे पास एक्यूरेट रिजल्ट जनरेट नहीं होगा। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम क्वांटिटी दैट मेजर दिस स्टैटिस्टिक, यानी कि अब इस चीज को, यानी कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम डिस्पर्शन, स्कैटर या वेरिएबिलिटी, इन तीनों में से कोई भी एक नाम आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तीनों को नाम, आप तीनों का मतलब सेम ही है, तीनों का रीजन भी सेम ही है। आपको तीनों के नाम पता होने चाहिए, डिस्पर्शन, स्कैटर एंड वेरिएबिलिटी। इसको हम अब पढ़ेंगे इस चैप्टर में, अपने डाटा की क्वांटिटी को डिस्कस करने के लिए या मेजर करने के लिए। यहाँ पर हमारे पास टू टाइप ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन आ जाती है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन दो तरह की होती है, एक होती है एब्सोल्यूट और दूसरी होती है रिलेटिव। पहली है एब्सोल्यूट और दूसरी है रिलेटिव। आपको दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट मेजर क्या होती है और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन क्या होती है, और रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन क्या होती है। क्योंकि इन दोनों का अगर आपको क्लियर होगा तभी आप आगे
पढ़ सकेंगे पे हाँ कि जितने भी हम टेक्निक्स पढ़ेंगे, टूल्स पढ़ेंगे, फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, उन सब में एब्सोल्यूट और रिलेटिव का बहुत ज्यादा यूज है। एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज वन दैट मेजर द डिस्पर्शन इन टर्म्स ऑफ सेम यूनिट्स, यानी कि जब मैं अपने डाटा को सेम यूनिट्स के अंदर, यानी कि मेरे पास काफी सारा डाटा है और वो सारा का सारा डाटा सेम यूनिट से बिलोंग करता है, तो उसको मेजर करने के लिए मैं एब्सोल्यूट मेजर का फॉर्मूला लगाऊंगी। और स्क्वायर ऑफ यूनिट्स, यानी कि एग्जांपल अगर मैं देखूं, इन द यूनिट ऑफ डाटा आर रुपीस मीटर्स, यानी कि मेरे पास यहाँ तो सारा का सारा डाटा रुपीस में होगा, या पूरा का पूरा डाटा मीटर्स में या किलोग्राम्स में एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यानी कि जो भी डाटा होगा सेम सेम यूनिट के अंडर होगा, और उसको मैं कैलकुलेट करूंगी यूजिंग एब्सोल्यूट मेजर। relative measure क्या होता है? relative measure of dispersion is one that is expressed in the form of ratio, यानी कि जब मैं अपने डाटा को कैलकुलेट करती हूँ इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, इन द फॉर्म ऑफ कोएफिशिएंट और परसेंटेज, तो इसे हम कहते हैं relative measure। और relative measure जो है मेरे पास ज्यादा अच्छी है कंपेयर टू एब्सोल्यूट मेजर, क्योंकि ये मुझे यूजफुल टूल देती है फॉर कंपैरिजन डाटा। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी टुगेदर विद मेजर ऑफ डिस्पर्शन गिव्स एन एडुक्वेट डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पर उसने कहा है कि सेंट्रल टेंडेंसी जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, मीन मीडियन एंड मोड, और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन जो कि अभी हमने पढ़ा है एब्सोल्यूट और रिलेटिव। ठीक है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव ये दोनों पढ़े हैं, इनको अगर मैं कंबाइन कर दूं तो मेरे पास जो न्यू टर्म्स या न्यू टूल्स बनती हैं डाटा को ऑब्जर्व करने की या डाटा को कैलकुलेट करने की, ठीक है, वो मेरे पास चार हैं डिफरेंट। पहली है द रेंज, दूसरी है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, या आप इसको क्वार्टाइल डेविएशन भी कह सकते हैं। तीसरी है मीन डेविएशन, या इसको आप एवरेज डेविएशन भी कह सकते हैं। चौथी है एवरेज वेरिएंस एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये चारों क्या है मेरे पास? सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन का कॉम्बिनेशन, यानी कि जब इन दोनों को मिलाते हैं तो इससे पहले तो हमने सिर्फ सिंपल सेंटर टेंडेंसी पढ़ा था जो कि एक सिंपलेस्ट टूल था, इनको जब हम डिस्पर्शन के साथ मिलाते हैं तो ये ज्यादा अच्छे और एडवांस टूल बन जाते हैं, जिससे हम अपने डाटा की ऑब्जर्वेशन अच्छी तरह से कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले हम रेंज के ऊपर डिस्कस करते हैं। द रेंज आर, रेंज का सिंबल क्या है? आर is defined as the difference between largest and the smallest observation। बिल्कुल सिंपल है कि हमारे पास पूरे डाटा में से जो सबसे लार्जेस्ट होगी और सबसे स्मॉलेस्ट होगी उनका डिफरेंस, यानी कि उनको माइनस कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगी? रेंज। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। r इज इक्वल टू एक्स एम माइनस एक्स जीरो। एक्स एम आपकी मैक्सिमम रेंज और एक्स जीरो आपकी स्मॉलेस्ट रेंज। और ये फॉर्मूला तब यूज होगा जब आपके पास अनग्रुप्ड डाटा होगा, यानी कि अगर आपके पास अनग्रुप्ड डाटा है तब आपने ये फॉर्मूला लगाकर अपनी रेंज फाइंड आउट कर लेनी है। लेट्स सपोज अगर आपके पास ग्रुप्ड डाटा है, ठीक है, ग्रुप डाटा जिसमें फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन दी होती हैं, तो आपने उसकी अगर रेंज एस्टिमेट करनी है तो वो कैसे करेंगे? डिफरेंस बिटवीन द अपर बाउंड्री ऑफ द हाईएस्ट क्लास एंड द लोअर बाउंड्री ऑफ द लोएस्ट क्लास, यानी कि आपके पास डिफरेंट क्लासेस गिवन है, आपने सबसे हाईएस्ट क्लास की अपर बाउंड्री, ठीक है, हाईएस्ट क्लास की सबसे अपर बाउंड्री, फॉर एग्जांपल दिस इज माय, ये एक मेरी क्लास है और ये मेरी क्लास है, तो ये मेरी स्मॉलेस्ट क्लास है और ये मेरी लार्जेस्ट क्लास है, तो यानी कि लोएस्ट क्लास है, ये मेरी हाईएस्ट क्लास है। तो अगर मैं इस क्लास की बात करूं तो ये मेरी लोअर बाउंड्री है और ये मेरी अपर बाउंड्री है। इस क्लास की ये मेरी लोअर बाउंड्री, ये मेरी अपर बाउंड्री है। यहाँ पर उसने कहा डिफरेंस बिटवीन अपर क्लास बाउंड्री, अपर क्लास ही है और ये इसकी अपर बाउंड्री है। इसी तरह लोअर बाउंड्री का मतलब क्या है? लोअर क्लास की लोअर बाउंड्री का मतलब कि ये मेरी लोअर क्लास है, उसकी लोअर बाउंड्री, तो इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा अपना रेंज। The range cannot be computed if there are open-ended class in the distribution, यानी कि आपके पास open-ended classes अगर given दी है, यानी कि ये क्लास है, ये कहाँ पर एंड हो रही है? doesn't know। ये क्लास है, ये कहाँ एंड हो रही है? doesn't know। तो यहाँ पर आप अपनी रेंज का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। द रेंज इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट, ये काफी सिंपल कॉन्सेप्ट है और इजी टू कंप्यूट है, बट इसके टू सीरियस डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब इसका डिसएडवांटेजेस ये है कि इट इग्नोर ऑल द इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर द फ्रॉम द इंटरमीडिएट ऑब्जर्वेशन। सपोज मेरे पास अगर एक डाटा गिवन है तो आपके पास क्लासेस 1 से लेकर 2, ठीक है, 3 से लेकर 4,
6 से लेकर 8, 10 से लेकर 16, तो आपने क्या किया, रेंज इसके सबसे हाईएस्ट और इसके सबसे लोएस्ट को माइनस कर दिया, आपके पास रेंज निकला। ये वाली ऑब्जर्वेशंस किधर गई, इनको तो आपने कंप्यूट किया ही नहीं। तो यही इसका डिसएडवांटेज है कि आप ये सारी की सारी जो इंटरमीडिएट ऑब्जर्वेशन है उनको इग्नोर कर देता है, इसको इग्नोर कर दिया, सिर्फ इन दोनों को लेकर इसने कैलकुलेट किया। सेकंड, इट्स वैल्यू बेस्ड ओनली ऑन टू एक्सट्रीम यूजुअली लार्ज और स्मॉल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, यानी कि सिर्फ दो वैल्यूज को ये लेकर कैलकुलेट हो रहा है, एक सबसे लार्जेस्ट और एक सबसे स्मॉलेस्ट को लेकर, ठीक है। इट माइट गिव अ मिसलीडिंग पिक्चर ऑफ स्प्रेड इन डाटा। तो मे बी पॉसिबल, अगर मेरे पास लार्ज नंबर ऑफ क्लासेस हैं, यानी कि ये तो भी मैंने बहुत थोड़ी बनाई है, अगर मेरे पास 10 नंबर ऑफ क्लासेस हैं या 20 नंबर ऑफ क्लासेस हैं, यानी कि मेरे पास डाटा की रेंज इंक्रीज हो गई है, और अगर मैं रेंज फाइंड आउट करूँ सिंपल इसकी स्मॉलेस्ट और इसकी लार्जेस्ट वैल्यू को लेकर और बाकी सबको इग्नोर करते हुए, तो मे बी पॉसिबल मेरे पास जो आंसर आएगा वो ठीक नहीं होगा, मिसलीडिंग पिक्चर ऑफ स्प्रेड ऑफ डाटा। तो जो भी मेरे पास वो डाटा की इंफॉर्मेशन मुझे ऑब्जर्व करके देगा, मे बी पॉसिबल वो गलत हो, यानी कि ये मुझे अनसेटिस्फाइड आंसर देता है, मैं सेटिस्फाइड नहीं होती इससे। हाँ, और आप इसको यूज करते हुए इसको आप सिंपल शॉर्ट जो स्मॉल लेवल की क्लासेस होती हैं उनके लिए तो आप इसको यूज कर सकते हो, बट लार्ज नंबर ऑफ क्लासेस के लिए आप इसे यूज नहीं कर सकते। इसकी एप्लीकेशन कहाँ है, कहाँ का यूज हो सकता है, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में, डेली टेम्परेचर में, स्टॉक एक्सचेंज में, एक्सेट्रा। दिस इज एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है, एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, यानी कि मैंने आपको भी क्या बताया कि आपने जब आपने जब जितने भी आगे अब टूल्स एंड टेक्निक्स पढ़नी है, फॉर्मूलाज पढ़ने हैं, उनको आपने एब्सोल्यूट और रिलेटिव के अंडर पढ़ना है। तो ये जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज फॉर अनग्रुप डाटा एंड आल्सो इट इज अंडर एब्सोल्यूट डिस्पर्शंस, ये एब्सोल्यूट डिस्पर्शन के अंदर आती है। अगर मैंने इसको रिलेटिव डिस्पर्शन के अंदर लिखना, रिलेटिव डिस्पर्शन के अंदर पढ़ना है, तो इसको हम क्या कह देंगे, रिलेटिव मेजर के अंदर जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन, यानी कि नाम चेंज कर दिया है। ऊपर इसका नाम क्या था, ऊपर इसका नाम क्या था, रेंज, और इसको हम किससे डिनोट कर रहे थे, आर। अगर हम इसको एब्सोल्यूट डिस्पर्शन के अंदर पढ़ें, अगर मैं इसको रिलेटिव डिस्पर्शन के अंदर पढ़ूं, तो रिलेटिव डिस्पर्शन में इसका नाम क्या हो जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन, और फॉर्मूला क्या है, xm माइनस x0 डिवाइडेड बाय xm प्लस x0। अब xm क्या है, हाईएस्ट वैल्यू, x0 क्या है, लोएस्ट वैल्यू। दिस इज प्योर dimensionless number and is used for purpose of comparisons, just for comparisons हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। रेंज को हम किस लिए यूज करते हैं, डाटा की कंपैरिजन के लिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसने कहा है मार्क्स 9 स्टूडेंट्स के गिवन दिए गए हैं, ये मेरे पास डाटा, चूंकि ये अनग्रुप्ड डाटा है तो मेरे पास अनग्रुप्ड वाला फॉर्मूला लगेगा। अनग्रुप्ड वाला फॉर्मूला क्या कहता है, ये r is equals to xm minus x0। फाइंड द रेंज एंड द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन। रेंज अगर का नाम अगर दिया गया है, इसका मतलब मैंने एब्सोल्यूट वाला फॉर्मूला लगाना है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन वाला डिस्पर्शन कैलकुलेट करने के लिए कहा गया, तो इसका मतलब मैंने रिलेटिव वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए, रिलेटिव मेजर वाला फॉर्मूला। अब इस अगर डाटा की बात की जाए तो इसमें से हाईएस्ट क्या है 48, जिसको मैं एक्सएम से शो करूंगी, लोएस्ट है इसमें 32 जिसको एक्स0 से शो करूंगी। फॉर्मूला लगाया एक्सएम माइनस x0, दोनों को माइनस किया, आंसर आ गया। ये तो मैंने निकाल लिया रेंज, ठीक है। अब मैंने निकाला कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन का फॉर्मूला ऊपर क्या दिया हुआ है, ये xm माइनस x0 और xm प्लस x0 दोनों को सॉल्व किया वैल्यू डालकर, तो मेरे पास ये आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल था और इजी था। नेक्स्ट में आ जाता है द सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज और द क्वार्टाइल डेविएशन, यानी कि दो नाम है, या तो आप इसको सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कह सकते हो या आप इसको क्वार्टाइल डेविएशन भी कह सकते हो। Interquartile range is a measure of dispersion defined by the difference between the third and the first quartile
एंड फर्स्ट ऑफ दिस रेंज। इंटर क्वार्टल की बात की गई है, यानी कि यहाँ पर बात की गई है क्वार्टर्स की। क्वार्टर्स हम ऊपर वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इससे पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं। क्वार्टर्स का मतलब क्या होता है, अपने डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, और इसके लिए हम क्या निकालते हैं, Q1, Q2 और Q3 निकालते हैं। यानी कि बेसिकली हमने अगर कैलकुलेट करते हैं तो हम Q1 और Q3 को करते हैं, Q2 को हम कैलकुलेट नहीं करते, तो नॉर्मली हम Q1 और Q3 को ही निकालते हैं। So the interquartile range is a measure of dispersion defined difference between third and first quartile. Third क्या है, Q3 minus first quartile का मतलब क्या है, Q1, and the half of this range. Half का मतलब क्या है, divided by 2. इस कार्ड सेमी इंटरक्वार्टाइल, या इसको आप SIQR भी कह सकते हैं, और क्वार्टाइल डेविएशन QD भी कह सकते हैं। तो आपने दोनों नाम याद करने हैं विद बोथ सिंबल्स, मीनिंग इनका सेम ही और फॉर्मूला भी इसका सेम है। अगर आपको अनग्रुप्ड डाटा दिया हुआ है या आपको ग्रुप्ड डाटा दिया हुआ है और आपको कहा गया है, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, अनग्रुप्ड डाटा दिया गया है या फिर आपको ग्रुप्ड डाटा दिया गया है, और आपको कहा गया कि आपने एब्सोल्यूट मेजर करना है, एब्सोल्यूट के अंदर मेजर करना है हमने, यानी कि जितने भी फॉर्मूला पढ़ने हैं वो हमने एब्सोल्यूट और रिलेटिव के अंदर पढ़ने हैं। ठीक है, तो अगर आपको एब्सोल्यूट कहा गया है ग्रुप हो या अनग्रुप डाटा, तो ये फॉर्मूला लगेगा Q3 माइनस Q2 Q1 डिवाइडेड बाय 2, जो कि मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है। अच्छा जी, अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। इट गिव्स नो इंफॉर्मेशन अबाउट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन लाइन आउटसाइड द टू क्वार्टर्स। अब उसने यहाँ पर कहा है कि Q3 और Q1 के अंदर तो हम अपनी डाटा की ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, बट Q1 और Q3 के बाहर क्या आ जाता है, Q4 लेट्स सपोज आ जाता है, तो इसके बाहर जितना भी डाटा लाई करता है उसकी हम ना तो ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, ना हमें उसके बारे में किसी तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। ये नहीं कि Q3 और Q1 के रेंज के अंदर जितना डाटा है ये उस ऑब्जर्वेशन को तो कैलकुलेट करके दे देगा, बट आउटसाइड दिस रेंज हमें किसी तरह की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। इट इज The quartile aviation is not as widely used as other measures of dispersion. It is, however, used in situations where extreme observation are thought to be unrepresentative. अब ये जो semi interquartile range या quartile deviation ये जो भी है, ये किससे बेस्ट काम करते हैं, जो अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, रेंज। ऊपर वाला जो हमने अभी मेथड पढ़ा उसका नाम क्या था, रेंज। रेंज से बेटर ये काम करता है, बट इसके अलावा आगे हम जितने भी मेथड्स पढ़ेंगे उससे बेटर ये काम नहीं करता। रेंज से बेटर ये काम करता है, बट आगे जितने भी पढ़ेंगे उससे बेटर ये काम नहीं करता। तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि हम एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, ये यानी कि एक लिमिटेड हद तक अगर हमारे पास डाटा है तो उसमें से हमने लार्जर और स्मॉलर को माइनस किया और हमारे पास आंसर आ गया। इसमें हम यही करते हैं कि हम हमारे पास, इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि अगर मेरे पास लार्जर नंबर ऑफ क्लासेस या लार्जर नंबर ऑफ डाटा आ जाता है तो सिंपल हम स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू को लेते हुए रेंज निकालें भी तो वो सेटिस्फाई आंसर नहीं आता। तो इसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है इन सेमी क्वार्टाइल रेंज या क्वार्टाइल डेविएशन। ये कैसे कर रहा है, अपने डाटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है ये, और उसके बाद हम Q3 और Q1 निकालते हैं उस पार्ट ऑफ डाटा का, और उससे हम QD फाइंड आउट कर लेते हैं। इनकी ये हमारे पास एडवांटेज है, बट डिसएडवांटेज स्टिल यही है कि आउटसाइड दिस रेंज हमारे पास आंसर नहीं आता। तो ये बेटर देन तो है, सेम बेटर देन तो है ये रेंज वाले इस मेथड से, बट आगे हम जितने पढ़ेंगे उससे ये बेटर नहीं होगा। अब यहाँ पर अब देख लेते हैं, ये तो हमने बताया था एब्सोल्यूट के अंदर अगर हमने काम करना है, अगर मैंने रिलेटिव के अंदर काम करना है, रिलेटिव के अंदर यानी कि 10 क्वार्टाइल डेविएशन इज आल्सो एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ये वही बात आ गई कि जो ऊपर आपने पढ़ी है QD क्वार्टाइल डेविएशन, इसको हम एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन भी कहते हैं। ठीक है, इट्स रिलेटिव मेजर
कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन और सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज। अगर मैंने एब्सोल्यूट के अंडर निकालना है अपना क्वार्टाइल डेविएशन तो इसका नाम क्या हो जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन या सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज। आपने ये दोनों नाम याद करने और आपको ये भी पता होना चाहिए दोनों नाम किसके अंडर आते हैं, रिलेटिव के अंदर आते हैं। तो रिलेटिव के अंदर आपका फॉर्मूला हो जाता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। फॉर्मूला क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल उसने कहा है फाइंड द क्वार्टाइल डेविएशन एंड द कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, यानी कि पहले आपने निकालना है क्वार्टाइल डेविएशन यानी कि इन द टर्म ऑफ एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट आप फाइंड आउट करेंगे यानी कि क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड आउट कर, उसके बाद उसने कहा कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, यानी कि जब आप रिलेटिव के अंदर देखते हैं तो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन ये दोनों आपने फाइंड आउट करनी है। और आपने क्या निकालना है, डाटा इन एग्जांपल 3.11 की एग्जांपल में आपने जाना है दिस इज योर 3.11 की एग्जांपल, 3.11 की एग्जांपल ऊपर गिवन है। ये 3.11 की एग्जांपल। अच्छा जी, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन एग्जांपल 3.13। ओके, बाद में देखते हैं, पहले हम एग्जांपल 3.11 देख लेते हैं। 3.11 की एग्जांपल में उन्होंने क्या कहा है कि अनग्रुप्ड डाटा दिया गया है, आपको अनग्रुप्ड डाटा दिया गया है 9 स्टूडेंट्स का। अब आपने अकॉर्डिंग टू दिस डाटा आपने क्या फाइंड आउट करना है, क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब क्या है, आपने सबसे पहले इसका Q1 और Q3 निकाला है इस गिवन डाटा से। क्योंकि ये अनग्रुप डाटा है तो हमने देखा है लास्ट क्लास में कि Q1 का फॉर्मूला क्या होगा फॉर अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा के लिए हमारे पास Q1 का फॉर्मूला होता है n डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1। n डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1, n की वैल्यू क्या है 9। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 36। तो Q1 की वैल्यू आ गई 36 और Q3 का फॉर्मूला क्या है 3n/4 प्लस 1 फॉर अनग्रुप्ड डाटा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 45। दोनों की वैल्यूज हमें मिल गई हैं, सिंपल इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो फॉर्मूला मेरे पास कहाँ गया, जैसे ये वाला फॉर्मूला, इन दोनों का माइनस किया 45 माइनस 36 डिवाइडेड बाय 2 4.5 इज माय आंसर। उसके बाद मैंने निकालना है क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस 1 Q1। Q3 की भी वैल्यू गिवन है, Q1 की भी गिवन है, इन दोनों को पुट करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाए। तो फर्स्ट मेरा तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद मैंने निकालना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जांपल 3.13। एग्जांपल 3.13 कहाँ पर है, ये मेरी एग्जांपल 3.13 है। डाटा हम देख लेते हैं। डाटा मेरे पास क्या है, क्लासेस के फॉर्मेट में, यानी कि अब मेरे पास यहाँ पर ग्रुप डाटा है, पहले मेरे पास अनग्रुप डाटा था। ग्रुप डाटा के लिए मैंने निकालना है अपना स्टैंडर्ड डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन देखते हैं क्या कैसे निकलेगा। तो सेम फॉर्मूला तो सेम है, यानी कि मेरे पास ग्रुप्ड हो या अनग्रुप्ड हो फॉर्मूला तो सेम है। मैंने फाइंड आउट क्या करना है, Q3 और Q1। तो कल हमने देखा था, लास्ट लास्ट लेक्चर में देखा था कि Q3 अगर मैंने निकालना है और Q1 निकालना है फॉर ग्रुप डाटा तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो Q1 का फॉर्मूला क्या है, ग्रुप डाटा के लिए L प्लस H/F n/4 माइनस C। सबसे पहले हम n/4 निकालेंगे। व्हाट इज माय n हियर, तो n मेरे पास क्या है 905। ये मेरे पास कैसे आया, सारी के सारी फ्रीक्वेंसीज को प्लस करने से मेरे पास n आया। ठीक है, नंबर फ्रीक्वेंसीज का सम, ये मैंने सम किया, यहाँ पे मैंने पुट किया, n मेरे पास आ गया। इनको मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास यहाँ पर क्या आया 226.54। अब इससे मैं क्या फाइंड आउट करूंगी, अपनी
क्लास, टारगेट क्लास, और वो कैसे मिलेगी मुझे CF से। CF हम देख चुके हैं लास्ट क्लास में, हमने कैसे निकाला, मैं फिर से बता देती हूँ। यहाँ पर 8 लिखेंगे, 8 + 87 को प्लस करके यहाँ लिख देंगे, 95 + 9 190 यहाँ पर लिख देंगे। इस तरह से CF को पूरा कॉलम रेडी हो जाएगा। आंसर क्या आया 226.25, यानी कि 226 को अगर मैं देखूं तो 226 कहाँ पर आता है, 285 के रेंज में आता है। इसका मतलब मैं ये वाली क्लास टारगेट करूंगी, दिस इज माय टारगेट क्लास 49.5। ठीक है, तो एल मेरे पास क्या है 49.5, एच क्या है, दोनों क्लासेस के दरमियान का डिफरेंस, दोनों क्लासेस के दरमियान क्या डिफरेंस है उसको कैलकुलेट किया, 6.9 आया। एन बाई 4 मैं ऑलरेडी निकाल चुकी, माइनस सी, सी क्या है जो मेरे पास टारगेट क्लास यानी कि टारगेट CF था, उससे ऊपर वाली वैल्यू वो क्या है 95, यहाँ लिख देंगे। सॉल्व करेंगे तो मेरे पास Q1 आ जाएगा। इसी तरह Q3 निकालेंगे, Q3 का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, सारी वैल्यूज गिवन हम निकाल चुके हैं। Q3 और Q1 हम फाइंड आउट कर लेंगे, यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे और एट द एंड मेरे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन ऑफ QD का भी यही फॉर्मूला है फॉर ग्रुप्ड डाटा एंड फॉर अनग्रुप्ड डाटा। सिंपल आपको पता होना चाहिए कि Q3 और Q1 कैसे निकालना है, वैल्यूज पुट करेंगे एट द एंड आंसर आ जाएगा। ये भी काफी सिंपल और इजी था। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मीन और एवरेज डेविएशन। व्हाट इज मीन डेविएशन? मीन डेविएशन को m डॉट dt से भी शो करते हैं, आपको सिंबल भी पता होने चाहिए, नाम भी पता होने चाहिए। of a data is defined as arithmetic mean of the deviation। इनके आप जितने भी डेविएशंस निकालें आपने उसका अरिथमेटिक मीन या मीडियन निकाल देना है, और वो आपका क्या बन जाएगा मीन डेविएशन। और ये याद रखिएगा कि आप जब भी इसका डेविएशन निकालेंगे वो हमेशा पॉजिटिव में ही होगा। अगर फॉर एग्जांपल नेगेटिव में निकल भी आता है तो आप दोनों तरफ इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। मैग्नीट्यूड का मतलब यही है कि आंसर आपका पॉजिटिव में ही आएगा। तो आपके पास दो फॉर्मूलाज है मीन डेविएशन के लिए, एक है फॉर सैंपल डाटा और एक है फॉर पॉपुलेशन डाटा। अब आपको पता है सैंपल डाटा पॉपुलेशन डाटा क्या होता है। पॉपुलेशन लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाटा, और सैंपल का मतलब है स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डाटा टेकन फ्रॉम पॉपुलेशन। फॉर्मूला देख लेते हैं, एक्स आई माइनस एक्स डैश डिवाइडेड बाय एन, मैग्नीट्यूड और उसका समीशन। और अगर इसकी पॉपुलेशन की बात की जाए तो एक्स आई माइनस माइक्रो डिवाइडेड बाय एन, और इसका मैग्नीट्यूड और इसका समीशन। बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो ये दोनों फॉर्मूला सेम है, बस इन्होंने यहाँ पर आपको पॉपुलेशन और सैंपल के फॉर्मूला में थोड़ा सा मतलब डिफरेंस करने के लिए एक्स डैश को उन्होंने यहाँ पर माइक्रो लिख दिया। बेसिकली एक्स डैश का मतलब यहाँ पर अर्थमेटिक मीन है और माइक्रो का मतलब भी यहाँ पर अर्थमेटिक मीन ही है। एन का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो यहाँ पर इस रिलेटेड एन का भी मतलब यही है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस इन्होंने यहाँ पर सिंबल्स में चेंज किया हुआ ताकि जब हम ये फॉर्मूला लिखे तो पता चले कि ये आपका पॉपुलेशन का फॉर्मूला एंटर किया गया है। और अगर आप ये फॉर्मूला लिखें तो यहाँ सिंबल से पता चले कि यहाँ पे सैंपल के लिए डाटा जो है बेसिकली एंटर किया है। अभी जो दोनों है ये एब्सोल्यूट डेविएशंस के अंडर लाई करते हैं, डायलेटिव के अंडर नहीं बल्कि एब्सोल्यूट के अंडर लाई करते हैं, वही पहले वाला। तो अगर मैं इसको नाम दूं तो इसका तीसरा नाम बन सकता है, इन दोनों को मिलाकर इसका तीसरा नाम बन सकता है मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, MAD। आप इन दोनों को मीन एब्सोल्यूट डेविएशन भी कह सकते हैं, तो ये तीसरा नाम है इसका, आपने इसको भी याद करना, व्हाट इज मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। अगर मैं, अब ये तो है अनग्रुप्ड डाटा के लिए, इसको नोट डाउन कर लें, यहाँ लिख देती हूँ, दिस इज फॉर अनग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा के लिए है और ये एब्सोल्यूट के अंडर आता है। अब ये वाला जो है ये ग्रुप्ड डाटा के लिए है फॉर्मूला, और ये भी एब्सोल्यूट के अंडर आता है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं ग्रुप डाटा के लिए तो यहाँ पर फॉर्मूला आ जाता है समीशन एफ ऑफ 1 i xi माइनस एक्स डैश डिवाइडेड बाय एन। सिंपल, ये आपका ग्रुप डाटा के लिए, और ये भी एब्सोल्यूट के अंडर आता है।
अच्छा जी, अब यहाँ पर देख लेते हैं कि ये हमें क्या बताता है, ये किस तरह की इंफॉर्मेशन हमें देता है एप्स का जब हम इसको यूज करते हैं। तो मीन डेविएशन, इट टेल्स अस दैट मीन डेविएशन इज लीस्ट व्हेन डेविएशन आर मेजर्ड फ्रॉम मीडियन। अच्छा, ये सिंपल अगर मैं बात करूं तो मीन डेविएशन जो है ये ज्यादा अच्छी और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता है एज कम्पेयर टू क्वार्टाइल डेविएशन एंड रेंज। हमने ऊपर अभी दो पढ़े हैं, रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन। तो ये दोनों से ज्यादा अच्छा और बेटर रिजल्ट जनरेट करवाता है मीन डेविएशन जो है। इट इज इजीली कैलकुलेटेड एंड अंडरस्टूड, ठीक है, ऑब्वियसली बात है। बट इसका भी कुछ डिसएडवांटेज है, ये नहीं कि इसकी इसकी जो यूजफुलनेस है ये भी लिमिटेड है। अब यहाँ पे इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये मीन जो है ये भी लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए ठीक नहीं है। ये किसी हद तक आंसर तो दे देता है बट स्टिल अनसेटिस्फाइड आंसर हमें एट द एंड मिलता है। अगर मैं मीन डेविएशन को एब्सोल्यूट मेजर के अंदर देखूं तो मेरे पास इसका नाम क्या बन जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन और मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीडियन। आपकी अपनी मर्जी है। मीन डेविएशन का फॉर्मूला आप ऊपर देख चुके हैं, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूलाज हैं फॉर अनग्रुप्ड एंड ग्रुप्ड डाटा, ठीक है। यहाँ पर आप फॉर्मूला डालेंगे मीन डेविएशन का डिवाइडेड बाय मीन, यानी कि आप इस फॉर्मूला को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसको आप डिवाइड कर देंगे मीन के साथ या डिवाइड कर देंगे मीडियन के साथ। तो ये आपका बन जाता है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। एग्जांपल देख लेते हैं, कैलकुलेट द मीन डेविएशन फ्रॉम वन, द मीन, द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जामिनेशन। तो आपको डाटा दी गिवन है, अभी कौन सा डाटा, अनग्रुप डाटा। आपने क्या निकालना है, मीन डेविएशन निकालना है दो तरीकों से, मीन से भी और मीडियन से। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप दो तरीकों से डाटा निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया था कि आप अर्थमेटिक मीन पुट करते हैं तो आप जरूरी नहीं, यहाँ पर आप मीडियन की वैल्यू भी डाल सकते हैं इन दोनों जगह पर, और यहाँ पर मीन की वैल्यू भी, मीडियन की वैल्यू भी डाल सकते हैं। तो हमें मीडियन कैसे फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे इनटू असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज कर लिया। मीडियन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, फॉर ऑड एंड इवन। हम पहले देख लेंगे इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, यानी कि ऑड है। ऑड के लिए हमें पता है क्या फॉर्मूला है, n डिवाइडेड बाय 2 + 1, 9 डिवाइडेड बाय 2 + 1, क्या आंसर आया, फिफ्थ। तो फिफ्थ टर्म आई है, फिफ्थ टर्म कौन सी है, 1 2 3 4 5, ये है 39, मेरे पास आंसर आ जाएगा। मीडियन मैंने निकाल लिया। उसके बाद मैंने किससे फाइंड आउट करना है, मोड, मोड से, मीन से भी फाइंड आउट करना है। कि पहले मीडियन निकाल लिया, अब मैं मीन निकालती हूँ। मीन का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, इन सबको प्लस किया, डिवाइडेड बाय, ये कितने नंबर है, 9 है, उनके साथ डिवाइड कर दिया, ये मेरे पास आ गया मीन। ये मीडियन और ये मीन, ठीक है। अब मेरे पास जो फॉर्मूला है मैं उसमें जल्दी से पुट कर लेती हूँ। मेरे पास फॉर्मूला कौन सा है, ये मेरे पास फॉर्मूला है और एब्सोल्यूट के लिए, और ये मेरे पास है कोएफिशिएंट। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर और मैंने, क्योंकि मेरे पास अनग्रुप्ड डाटा और उन्होंने ये नहीं कहा कि आपने एब्सोल्यूट के साथ करना है या फिर आपने इसको रिलेटिव के साथ करना है, सिंपल उन्होंने कहा यहाँ पे मीन डेविएशन निकालो, कोएफिशिएंट मीन डेविएशन निकालो। मीन डेविएशन फॉर्मूला ये है। और इसके अलावा यहाँ पर क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि इन्होंने यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है, सैंपल के लिए या पॉपुलेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने क्लियर नहीं किया कि हमने सैंपल वाला फॉर्मूला लगाना है या पॉपुलेशन वाला। तो हम सिंपल सैंपल वाला डाटा लगाएंगे। इनको अगर आपको स्पेसिफिक कर दिया जाए क्वेश्चन में कि आपने पॉपुलेशन, जो भी आपको डाटा दिया गया है ये पॉपुलेशन का डाटा है, तो इसका मतलब पॉपुलेशन वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर आपको उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, यानी कि नाम बताया कि ये सैंपल के लिए डाटा या पॉपुलेशन के लिए डाटा, कुछ भी नहीं बताया जैसे इस एग्जांपल में, तो आपने सिंपल ये सैंपल वाला डाटा लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। तो सैंपल वाला फॉर्मूला क्या कहता है, समेशन ऑफ mod xi minus x dash divided by n।
अगर आप मीन के लिहाज से देखें तो यहाँ पर मीन की वैल्यू पुट होगी, बाकी पूरा फंक्शन सेम है, फॉर्मूला सेम है। मीडियन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर एक्सआई की जगह मीडियन की वैल्यू पुट होगी, बाकी सारा फॉर्मूला सेम। सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज एक्सआई। एक्सआई ये है, दिस इज द होल डाटा, और अब आपने निकालना है एक्स आई माइनस एक्स बार, यानी कि एक्स आई को माइनस कर देना है मीन के साथ। व्हाट इज योर मीन? 40। व्हाट इज योर मीन? 40। तो जब आप एक्स आई माइनस एक्स बार निकालेंगे तो एक्स आई की वैल्यू के यहाँ पर पहली 32 माइनस व्हाट इज योर द वैल्यू ऑफ एक्स डैश 40, और उसके बाद उसने यहाँ पर कहा मोड भी लेना है। तो जब आप मोड लेंगे तो आपके पास ऑब्वियस सी बात है आंसर किस में आएगा? -8 माइनस में आएगा। मोड लेने से किस में हो जाएगा? ये +8 में हो जाएगा। पहले देखो -8 में लिखा हुआ है, अब उसके बाद मोड लेने का क्वेश्चन उसने +8 में लिखी है। इसी तरह ये सारी आपने कैलकुलेशंस करनी है, जो आपके पास माइनस में होगी वो सारी की सारी प्लस में हो जाएंगी। उसके बाद उसने कहा है कि मोड लेने के बाद आपने इसका समीशन ले लेना, यानी कि मोड लेने के बाद आपने इन सबको प्लस कर देना, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 40। उसके बाद डिवाइडेड बाय n, व्हाट इज योर n? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? वो 9। सॉल्व किया, आपके पास आ गया आंसर। एक तो आपने वैल्यू निकाल ली। अब आपने निकालना है मीडियन के लिए। मीडियन के लिए वही कि आपने माइनस कर देना है मीडियन के साथ। तो व्हाट इज योर एक्स आई? 32। व्हाट इज योर मीडियन? 39। जो भी आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा? लेट्स सपोज 8 ही आता है आंसर। माइनस में अगर है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 7 आ रहा है, -7 है, मोड लेने से क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्लस में हो जाएगा। इसी तरह हमें ये सारी कैलकुलेशन करनी है। उसके बाद एट द एंड उसने फॉर्मूला में कहा इसका समीशन निकालो, तो समीशन का मतलब क्या है? इन सब का सम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? 89। वैल्यूज पुट की है तो आपके पास आंसर आ गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है? आल्सो कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। कोएफिशिएंट मीन ऑफ डेविएशन भी फाइंड आउट करना है, तो ये आपके पास फॉर्मूला है कोएफिशिएंट ऑफ मीन ऑफ डेविएशन का। एमडी आप निकाल चुके हो। फॉर मीन क्या वैल्यू है? 4.4। फॉर मीडियन क्या वैल्यू है आपके पास? 4.3। फॉर्मूला पर पुट करेंगे एमडी डिवाइडेड बाय एक्स बार, का मतलब क्या है? एमडी की वैल्यू फॉर मीन 4.4 डिवाइडेड बाय एक्स बार, का मतलब क्या है? मीन। मीन के साथ आपने इसको डिवाइड किया, मीन आपने ऊपर क्या निकाला है? 40। 40, तो आपके पास आंसर क्या है? 0.11। सिमिलरली आपने कोएफिशिएंट निकालना है बाय यूजिंग मीडियन डिवाइडेड बाय मीडियन। तो मीडियन के लिहाज से आपके पास क्या निकला था? एमडी 4.3 डिवाइडेड बाय मीडियन की वैल्यू क्या है? 39। 39 लिखी, तो आपके पास फिर से आंसर क्या है? 0.11। अगर आप देखें तो दोनों फॉर्मूला पुट करने से आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ एमडी सेम आया, तो इसका मतलब आपने बिल्कुल ठीक किया। अब हम देख लेते हैं इसी को in grouped data. Calculate the mean deviation of the following frequency distribution showing the weight of apples. ये आपके पास grouped data है, क्लासेस दी हुई है, फ्रीक्वेंसीज दी हुई है। अगर फॉर्मूला देख लें ऊपर, तो व्हाट इज द फॉर्मूला? ये है आपके पास फॉर्मूला फॉर ग्रुप डाटा, जो कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला आपके पास क्या वैल्यू होनी चाहिए? एक्स आई की वैल्यू होनी चाहिए। तो एक्स आई कैसे फाइंड आउट करते हैं? क्लासेस आपने लिख दी, आपको पता है एक्स आई कैसे फाइंड आउट करते हैं? मीडियन ऑफ दिस क्लास 65 प्लस 84 डिवाइडेड बाय 2। तो जो भी आंसर आएगा आप यहाँ लिखते जाएंगे, सारी आपने निकाल लेनी है। इसी तरह एफ आई आपके पास गिवन है, ये आपने सारा लिख दिया। एफ आई एक्स आई इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 7.45 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल्स टू ये 94.5 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल्स टू, अपने ये सारे सॉल्व कर लेने। उसके बाद आपने क्या निकालना है? समीशन। समीशन का मतलब इन सबको प्लस कर देंगे और ये आपके पास आ जाएगा इनका समीशन डिवाइडेड बाय n। n का मतलब क्या है? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी? सॉल्व किया, आपके पास आ जाएगा 16। दोनों को ऊपर नीचे रखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये आपने बेसिकली अभी क्या निकाला है? मीन निकाला है, अर्थमेटिक मीन, यानी कि एक पोर्शन आपने सॉल्व कर। अब आपने निकालना है एमडी। तो
तो एमडी के लिए आपको पता है यहाँ पर एक्स बार माइनस एक्स आई आपके पास गिवन है, माइनस एक्स बार भी आपने निकाल लिया हुआ है। आपके पास अभी क्या है, एक्स बार 122.5, ठीक है। तो एक्स आई माइनस एक्स बार यानी कि एक्स आई 74.5 माइनस एक्स बार क्या है 122, इन दोनों को माइनस करेंगे, जो भी आंसर आएगा आपने यहाँ पर लिख देना है, बल्कि मोड के साथ आपने लिखना है। यहाँ पर मोड के साथ लिखेंगे तो ये सारे माइनस की वैल्यू क्या हो जाएंगी, प्लस में हो जाएंगी। यहाँ पर उन्होंने मोड नहीं लगाया, आप मोड के साथ लिखते हैं ज्यादा बेटर है। उसके बाद जो भी इन वैल्यूज आएंगी आपने उसको एफ के साथ प्लस करते जाना है। तो 48 multiplied by what is the value of f9 will be equals to this। इसी तरह 228 multiplied by f की वैल्यू क्या है 10, 10 will be equals to 17 multiplied by 8 multiplied by 17 equals to, इसी तरह आपने सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। एट द एंड समीशन का है, इन सबको प्लस करेंगे आपका समीशन निकल आएगा। समीशन लिख देंगे डिवाइडेड बाय एन, एन क्या है आपके पास एफ ऑफ आई का सम 60, ऊपर नीचे वाली रखेंगे तो ये आपके पास सॉल्व हो जाएगा। सिंपल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। The variance of set of observation is defined as mean of squares of deviation of all। यानी कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ वेरिएंस की, तो सेट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, यानी कि मीन जो हमने निकाला है उसका हम निकालेंगे डेविएशन के साथ स्क्वायर, और उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ। When it is calculated from entire population, the variance is called population variance। यानी कि जब हम पॉपुलेशन के लिहाज से अपना वेरिएंस निकालते हैं तो उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन वेरिएंस, और इसका सिंबल क्या होता है, सिग्मा का स्क्वायर, यानी कि सिग्मा का स्क्वायर फॉर पॉपुलेशन, जो कि यहाँ पर गिवन भी है। और अगर हम सैंपल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं अपना वेरिएशन, तो उसका नाम क्या हो जाता है, सैंपल वेरिएंस, और उसका सिंबल क्या हो जाता है S2 एस स्क्वायर। ठीक है, बेसिकली दोनों का मतलब सेम ही है, सैंपल हम निकाल रहे हैं, सॉरी वेरिएंस निकाल रहे हैं, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं, बस इसका सिंपल डिफरेंस है। वही बात आ गई कि आपके पास फॉर्मूला सेम है, बस सिंबल चेंज कर देते हैं जस्ट फॉर डोनेशन के आपका ये पॉपुलेशन का है और ये सैंपल का। अगर आप एग्जांपल फॉर्मूला देखते थे आंसर, तो यहाँ पर माइक्रो वही वाली बात जो मैंने ऊपर बताई है कि माइक्रो का मतलब भी अर्थमेटिक मीन ही है यहाँ पर, और यहाँ पर एक्स डैश का मतलब भी आपने यहाँ पर मीन निकाला है, यानी कि मीन की अगर मैं बात करूँ दिस इज योर मीन, और सिंबल उन्होंने चेंज किया है, यहाँ पर एन का सिंबल, यहाँ पे भी एन का सिंबल चेंज किया हुआ, मीनिंग सेम है। इसको हम VAR X से भी डिनोट कर सकते हैं। The term variance was introduced by 1980 by R.A. Fisher। तो अगर आप सिंपल, मैं आपको सिंपल बताऊं इसको कंक्लूड करके, तो वेरिएंस जो है उसके दो फॉर्मूला सेम ही है, बस उसको आपने पॉपुलेशन और सैंपल को अलग अलग डिफरेंशिएट करने के लिए सिंबल्स चेंज करती है। तो इसका नाम एक नाम VARX भी है, इसको इस चीज से भी डिनोट कर सकते हैं, इससे भी और इससे भी, यानी कि इन दोनों को अगर कंबाइन कर दूं तो ये दोनों VARX से भी डिनोट की जा सकते हैं। तो आपको हर तरह की डिनोटेशंस सिंबल्स के डिफरेंस के बारे में पता होना चाहिए। It should be noted that variance in the square of units in which observation are expressed is large compared to observation themselves। वैसे बात है, आप सब स्क्वायर की जब बात करते हैं तो स्क्वायर क्या करती है, आपकी चीज को दुगना कर देती है, बढ़ा देती है, तो आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होंगे वो भी लार्ज आएंगे।
तो variance because of this mathematical properties assume as extremely important always in set theory. तो अब आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को कम करने के लिए आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। यानी कि सिंपल इसको सॉल्व करें तो ये आपका होता है वेरिएंस, और अगर आप स्क्वायर रूट ले लें तो वो क्या बन जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। फॉर पॉपुलेशन डाटा ये फॉर्मूला है, एंड फॉर सैंपल डाटा आपका ये फॉर्मूला है। अगर आपको अनग्रुप्ड डाटा दिया गया है और वो पॉपुलेशन से बिलोंग करता है या सैंपल से बिलोंग करता है, और आपको कहा जाए कि इसका वेरिएंस कैलकुलेट करें, तो अनग्रुप्ड डाटा के लिए आपके पास ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, और तो एब्सोल्यूट की बात की जाए तो एब्सोल्यूट के लिए भी यही फॉर्मूला है। एब्सोल्यूट अनग्रुप्ड डाटा का वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए दिस इज द फॉर्मूला। एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड डेविएशन का फाइंड आउट करने के लिए क्या है ये फॉर्मूला फॉर पॉपुलेशन, यानी कि अनग्रुप्ड हो और एब्सोल्यूट हो और आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो दिस इज द फॉर्मूला। अब अगर आपके पास ग्रुप डाटा आ जाए और आपने उसका एब्सोल्यूट वेरिएंस और ग्रुप डाटा आ जाए तो उसका एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो दीज आर द फॉर्मूलाज। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट की बात की जाए तो समेशन एफ ऑफ आई एक्स आई माइनस एक्स डैश डिवाइडेड बाय एन, दिस इज द वेरिएंस। और अगर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, सिंपली आपने इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। तो ये है हमारे पास ग्रुप डाटा के लिए। अब बात आ जाती है रिलेटिव की, कि रिलेटिव के अंदर आपने अगर मेजर करनी है अपना डिस्पर्शन, तो उसे हम क्या देते हैं, नाम क्या चेंज हो जाता है, उसका नाम क्या हो जाता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज यूज्ड फॉर रिलेटिव मेजरमेंट। तो रिलेटिव मेजरमेंट के लिए क्या फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन आप ऊपर निकाल चुके हैं, ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है। डिवाइडेड बाय मीन करेंगे तो आप कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने एक बात कही है कि आप जब फाइंड आउट करते हैं, जब आप फाइंड आउट करते हैं अपना स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उसका तो ये फॉर्मूला है ना, ठीक है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर एक बात कही है कि अगर आप इसको खोलकर लिख लें वेरिएंस को, यानी कि वेरिएंस का फॉर्मूला और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला दोनों के लिए का है, तो दिस इज द ओरिजिनल फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस, जो कि हम पीछे देख भी चुके हैं। अगर आप इसको खोल कर लिखें तो ये आपके पास इस तरह से कोई टर्म बनती है, ठीक है। यानी कि आप इस पूरे की जगह आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये अनदर मेथड है टू सॉल्व वेरिएंस। यहाँ अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूँ तो दिस इज द ओरिजिनल फॉर्मूला, इसका इसका स्क्वायर रूट वाज द ओरिजिनल फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगर मैं इसी को पुट कर दूं इसमें, तो मेरे पास एक और फॉर्मूला बनता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। यानी कि बेसिकली दो अलग-अलग इन्होंने नए फॉर्मूलास इन्वेंट किए हैं। आपका अपना दिल है, जो भी आपको इजी लगता है फॉर्मूला, उसको पुट करके आप सॉल्व कर सकते हैं। एग्जांपल में देख लेते हैं। मेरे पास n इज टू 10 है, ऑब्जर्वेशंस मेरे पास ये गिवन है, आपने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब आपके पास जो भी आपको दिया हुआ है, यहाँ पर डाटा देख लेते हैं, ग्रुप है या अनग्रुप्ड है। दिस इज अनग्रुप्ड डाटा और ऑब्जर्वेशन कितनी है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 10। आपने क्या निकालना है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन हम निकाल लेते हैं दोनों तरीके से। सबसे पहले हम वेरिएंस निकालते हैं जो हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा है, उसके बाद हम निकालते हैं ऑल्टरनेट मेथड, जो हमने एक नया मेथड नया फॉर्मूला जो मैंने आपको भी बताया है, उन दोनों तरीकों से हम निकाल कर देख लेते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगी x, ठीक है। इन सब
इन सब की वैल्यू लिखूंगी यहाँ पर x और इनका प्लस कर दूंगी, क्या बन जाएगा 170। दिस इज योर xi। अब आपने क्या निकालना है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला u। व्हाट इज योर u? u यहाँ पर क्या है, मीन। मीन आपको पता है कैसे निकालते हैं अनग्रुप डाटा के लिए, समेशन xi डिवाइडेड बाय n। व्हाट इज समेशन ऑफ xi? 170 जो आपने भी निकाला है, डिवाइडेड बाय n क्या है 10। आपने सॉल्व किया, आपके पास u आ गई, यानी कि मीन आ गया। xi माइनस मीन, मीन आपके पास क्या निकला 17। 7 माइनस, अब आपने निकालना है xi माइनस ui। xi आपके पास क्या है, व्हाट इज xi हियर? xi इज 7। तो अगर मैंने फाइंड आउट करना है xi माइनस ui, तो 7 माइनस व्हाट इज मेरे पास ui क्या है 7, 7 माइनस 17 फिर भी इक्वल्स टू माइनस 10। और जब मैं उसका स्क्वायर लूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 100। इसी तरह मैं सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर दूंगी और उसके बाद मैंने एट द एंड इसका ले लेना है समीशन। तो समीशन मेरे पास ये है 524। ओके, डिवाइडेड बाय n। एन मेरे पास क्या आया है 10, जो कि मैंने ऊपर भी फाइंड आउट किया। दोनों की वैल्यू पुट करेंगे और मेरे पास ये एट द एंड फाइनल आउटपुट आ जाएगा। अब आ जाते हैं हम अपने वेरिएंस के ऊपर। सिंपल आपने क्या करना है, वेरिएंस का क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। आपने जो भी वैल्यू निकाली है 53.4, उसका आपने स्क्वायर रूट ले लेना, तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आएगा। अल्टरनेट मेथड क्या है, अल्टरनेट मेथड, ये आपके पास अल्टरनेट मेथड है फॉर वेरिएंस और ये आपके पास अल्टरनेट मेथड है फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि एक न्यू फॉर्मूला है। आपका दिल चाहे तो आप इससे भी कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग उसने कहा है कि एक्स आई का स्क्वायर और उसका समीशन। एक्स आई का स्क्वायर क्या है, इफ दिस इज योर एक्स, तो इसका आप 7 7 का 49, दिस इज योर एक्स आई स्क्वायर। इसका समीशन क्या आ गया, ये आपके पास गिवन है समीशन डिवाइडेड बाय एन। व्हाट इज एन? 10। आपने ऊपर लिखा देखा है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10, यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू माइनस समीशन ऑफ एक्स आई। व्हाट इज एक्स आई? दिस इज योर एक्स आई, ये इसका समीशन है 170 डिवाइडेड बाय 10 और उसका आ जाएगा ऑल का स्क्वायर। ये वैल्यूज को सॉल्व करेंगे, आपके पास आ जाएगा आंसर। और इस ये था आपका अल्टरनेट मेथड फॉर डेविएशन। अब आपने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है, तो आप इसका ले लेंगे स्क्वायर रूट, तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर। वेरिएंस, दिस वाज योर वेरिएंस और दिस इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम अल्टरनेट मेथड। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, कैलकुलेट द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 9 स्टूडेंट्स। बल्कि ये आप खुद करें, आपके पास दोनों फॉर्मूलेज हैं, आप इसको देखते हुए आप खुद करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर एक और बात आपको बता दूं कि ये जो भी अभी हमने एग्जांपल किया उसने यहाँ पर लिखा हुआ है आ पॉपुलेशन ऑफ n इक्वल्स टू 10, यानी कि पॉपुलेशन का वर्ड यहाँ पर उसने यूज किया। इसका मतलब ये है कि वेरिएंस का और पॉपुलेशन का जो भी आप लगाएंगे, वेरिएंस का और स्टैंडर्ड डेविएशन का जो भी फॉर्मूला लगाएंगे वो आप पॉपुलेशन वाला लगाएंगे, फॉर पॉपुलेशन, ये वाला और ये वाला। ठीक है, जो आपको नीचे एग्जांपल अभी हमने किए, इसमें उसने इसमें इसने पॉपुलेशन का कीवर्ड यूज किया, पॉपुलेशन का वर्ड। तो जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर माइक्रो वाला वर्ड यूज होगा, वो वाले फॉर्मूलाज होंगे। फॉर्मूला मतलब सेम ही है, बस सिंबल्स में डिफरेंस है। अब इसी तरह यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया, कैलकुलेट द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 9 स्टूडेंट। ये भी अनग्रुप डाटा है, बट यहाँ पर उन्होंने मेंशन नहीं किया कि ये पॉपुलेशन के लिए, ये सैंपल के लिए। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, सैंपल वाला, ये सैंपल वाला फॉर्मूला। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल दी, यहाँ पर ग्रुप डाटा दिया हुआ है, एग्जाम्पल 4.4। एग्जाम्पल 4.4 देख लेते हैं जी। ये है आपके एग्जाम्पल 4.4, जो कि आपको ग्रुप डाटा गिवन दिया हुआ है। आपने क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो आपके पास क्लासेस गिवन है, ठीक है, आपके पास फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। आपने इससे एक टेबल बना लेना है जिसमें आपने फाइंड करना है एक्स आई सबसे पहले, ठीक है। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन
ये इन्होंने अल्टरनेट मेथड यूज किया, अगर आप चाहें तो ओरिजिनल फॉर्मूले से भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको सिंपल बता दूंगी कि वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करनी है। एक्स आई आपको पता है कैसे निकालना है, ये जो आपके पास क्लासेस हैं इनका आपने मिड पॉइंट निकाल लेना है, एक्स आई निकल आएगा। एफ आई भी आपको पता है कैसे निकालना है, एफ आई आपको गिवन है। एफ आई एक्स आई का मतलब है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और जस्ट आपको जो फॉर्मूलाज दिया है आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी है, ये भी बहुत ईजी और आसान है। ओके, तो बस आज के लिए इतना काफी है। कल इंशाल्लाह हम देखेंगे चेंज ऑफ रीजन, ओरिजिन एंड स्केल ये क्या है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आपने, अगर मैं समझी करूँ आज के लेक्चर की, तो आपको जितने भी मेथड दिए गए हैं, हर मेथड डाटा की ऑब्जर्वेशन के लिए यूज होता है कि डाटा को किस तरह से ऑब्जर्व किया जाए। हमें एक मैसी सा डाटा दिया होता है ग्रुप या ग्रुप की फॉर्म में दिया हो सकता है, आपने उसमें से इंफॉर्मेशन निकाली। इंफॉर्मेशन इन द सेंस ऑफ मीन हो सकती है, मोड हो सकती है, मीडियन हो सकती है, क्वांटाइल क्वार्टर्स की फॉर्मेट में हो सकती है, इसी तरह वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्म में हो सकती है। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया कि जब हम इन मेथड्स को यूज करते हैं तो हमें किस तरह का एडियन रिजल्ट और यानी कि आउटपुट जनरेट मिल सकता है, और इसके हर मेथड के क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, इनको डिनोट करने के लिए कौन कौन से सिंबल्स यूज किए जाते हैं, इनका मीन क्या है। आपने फॉर्मूला सिर्फ याद नहीं करने बल्कि आपने सिंबल्स, इनकी नोटेशंस फॉर सैंपल एंड फॉर पॉपुलेशन, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट के लिए और रिलेटिव के लिए कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं, इनके अंडर कौन कौन से फॉर्मूलाज लाई करते हैं। ठीक है, और हर सिंबल के लिए आपने, बेशक फॉर्मूला सेम है सैंपल और पॉपुलेशन के लिए, बट सिंबल्स में डिफरेंस, आपको सिंबल्स में डिफरेंस भी पता होना चाहिए, तो आपने इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और इंशाल्लाह आपको मैं नेक्स्ट क्लास में दोबारा नेक्स्ट कुछ न्यू टॉपिक्स के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।